आर्मी ने आधा स्पोर्ट्स इंडिया का संभाला हुआ है। आर्चरी एक मॉडर्नाइज गेम तो है ही, पुराने गेम्स में भी, ट्रेडिशनल गेम्स में भी है। एनटीपीसी इतनी बड़ी कंपनी है, उनने आर्चरी अडॉप्ट कर ली। अब जितना भी एक्सपेंस है वो एनटीपीसी दे रहा है इंडियन आर्चरी को। नीचे से ऊपर तक चेन है, अच्छी चेन मेडल की तरफ ले जाती है। क्योंकि यहाँ पे खेल एवरेज होने का नहीं ना, दुनिया में उस चीज में बेस्ट होने का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, हर चीज में अडॉप्ट कर लेता है किसी भी सिचुएशन में। या इतनी जीत की तैयारी कर रहे हो तो हार भी पर्सनल लगती है। जीत को डाइजेस्ट करना भी डिफिकल्ट है, पर हार को भूलना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, कर्म करना है, कर्म करते चलो। जीत की फीलिंग, हार की फीलिंग हमें जोड़ती है आपस में। अर्जुना अवार्ड मिल रहा है आपको, देश का राष्ट्रपति आपको अवार्ड दे रहा है। हाउ वाज दैट फीलिंग? हेलो ऑल, वेलकम टू बाबा गाज। बाबा यार, आज ना मतलब कुछ अलग कर देने की इच्छा है मन में, और करके ही मानेंगे। अब तक जैसे हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी कवर किया, हम लोगों ने रिलेशनशिप कवर किया, हमने पोइट्री कवर किया, हमने कॉमेडी कवर किया। अब एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ, एक माइंडसेट, एक विनर माइंडसेट। तो मैं आज एक विनर माइंडसेट को समझना चाहता था, उसके बारे में बात करना चाहता था। तो एक विनर माइंडसेट समझने के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन से बेटर और क्या हो सकता है ना? तो आज के जो हमारे गेस्ट है, ये एक बेहतरीन आर्चर है। उन्होंने इतनी चीजें की है, वो अर्जुना अवार्ड विनर है, और इतनी चीजें की है कि मुझे पढ़ के आपको बताना पड़ेगा उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। वो वर्ल्ड कप चैंपियन है, वो एशियन चैंपियन है, वो 5 टाइम्स एशियंस गेम के मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा उनके टोटल इंटरनेशनल मेडल 60 क्रॉस कर चुके हैं। और इस सब स्पोर्ट्स के साथ साथ वो अभी है इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी हस्ती आज हमारे पॉडकास्ट में आई हुई है। तो भाई मैं इनसे सीखने के लिए, इनकी जर्नी समझने के लिए पूरा तैयार हूं। आप भी ऐसे कमर की पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ मेरे साथ इस बेहतरीन गेस्ट को वेलकम करने के लिए। तो आज हमारे गेस्ट है अभिषेक वर्मा भाई। थैंक यू सो मच। अभिषेक भाई, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, बहुत अच्छा आपने बयां करा है। मेरे को भी सुनते हुए अच्छा लग रहा था कि आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं और ये सब मैंने करा है। हाँ, रियलाइज हो, हाँ ये मैंने ही करा है। हाँ, कैसा लगता है? मतलब इस बीन अ डिकेड ना, आदमी अचीव करते हुए तो नहीं सोचता, इट्स लाइक वन गोल आफ्टर अदर, और फिर कभी कोई ऐसे रिपीट करता है कि भाई साहब आपने इतना कुछ कर लिया। अगर गोल्स आप काउंट करेंगे तो शायद वो नंबर ऑफ गोल्स कम हो जाएंगे। अब हमारे स्पोर्ट्स लाइन में हम ये बोलते हैं कि अगर आप मेडल्स काउंट कर रहे हैं तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे कि हाँ ठीक है, आपने इतने कर लिए, इतने कर लिए। जस्ट गो विद द फ्लो, जीतते चलो, खेलते चलो, टूर्नामेंट्स पे, मेडल्स पे आगे बढ़ते चलो, और एंड ऑफ द लाइफ जब होगी तब देखेंगे हमने क्या हमारी झोली में आए, कितने झोली में आए, कैसे आए। तो शायद यही माइंडसेट के साथ सारे स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ते हैं। राइट। इसके साथ एक और माइंडसेट है, ये हमारे एक बॉस हैं। तो हाँ, एक प्रमोशन हुआ था किसी कंपनी में हमारा, तो उन्होंने मुझसे कही थी एक प्यारी सी बात कि भाई क्या करियो ना, अभी जाके ना घर जाके जम के जश्न मना लियो। क्योंकि द रीजन बीइंग कि आप कितनी ही बड़ी चीज अचीव कर लो, 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद, डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट, वो फीकी से लगने लग जाती है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये देखने में बिल्कुल बहुत बखूबी बढ़िया का है, और देखने में बहुत आया है, हमने फील भी बहुत किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए जैसे एशियन गेम्स अभी रिसेंटली हुए थे, उससे पहले 18 में हुए थे, उससे पहले 14 में हुए थे। तो मैं 14 वाला किस्सा मैं बताता हूँ कि आफ्टर एशियन गेम्स 2014 हम 2 साल से लगे हुए हैं, सुबह शाम दिन रात मेडल के लिए, कि हमें मेडल लाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम ट्रेनिंग जा रहे हैं, हम फॉरेन ट्रेनिंग जा रहे हैं, हम नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स खेले कि हमें एशियन गेम्स में अचीवमेंट पानी है, हमें अच्छा करना है, इंडिया को मेडल दिलाना है, ये वो, मतलब एक जोश। जब हमने जिस दिन फाइनल्स आए, हमने जीत लिया, हमें, मेरे को एक गोल्ड, एक सिल्वर, 2 मेडल मैंने compete करे, मिले। वहाँ से सेलिब्रेट करके आए, 1 से 2 दिन बीते, सबने खुशियाँ सबसे मिल लिए, परिवार से मिल लिए, फैमिली से मिल लिए, इनसे मिल लिए, अपने जॉब में चले गए, सब जगह पे अपने वाहवाही सब कुछ हो गई। 3-4 दिन बाद सब ठंडा, और फिर सोचते हैं अब क्या। वो वाला तो जब वर्ड्स आते हैं ना, अब क्या, मतलब जिस चीज़ के लिए कर रहे थे वो तो पा लिया, अब क्या।
नहीं, अभी नहीं, अभी फिर वापस से रिसाइकिल करना, फिर दोबारा अपने आप को मोटिवेट करना 4 साल के लिए, फिर उस, क्योंकि 4 साल एशियन गेम्स जो है 4 साल बाद आते हैं, तो 18 में आए, दोबारा से उसके लिए प्रिपरेशन करना। अब उस प्रिपरेशन के बीचेज़ में फिर वापस से वर्ल्ड चैंपियनशिप आना, वर्ल्ड कप्स आना, एशियन चैंपियनशिप आना, नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स आना, नेशनल गेम आना, सारे टूर्नामेंट्स में आपको कम्पीट करना और फिर अगेन 2018 आना। तो कह सकते हैं ना कि एकदम कि अब क्या नहीं बोलना, वो बार 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 बार, एक खत्म दूसरा, दूसरा खत्म तीसरा, तीसरा खत्म चौथा, तो ये चलता रहना चाहिए। तो शायद आपके पास रहेगा टारगेट्स। शूट से पहले बात हो रही थी तो आपने ये बताया था मेरे को कि आर्मी वाले लोगों का, जो आर्मी है उसका बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। कैसे, लाइक क्या रोल प्ले करता है आर्मी? देखिए, आर्मी, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, आर्मी ने आधा स्पोर्ट्स इंडिया का संभाला हुआ है। जो आधे बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन की काउंटिंग में करूँ तो 50% आर्मी को बिलोंग करते हैं। और जॉब हो गई, फैसिलिटी हो गई, ट्रेनिंग फैसिलिटी हो गई, आपको सब प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट फैसिलिटी हो गई। एक स्पोर्ट्स पर्सन को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी जॉब चाहिए होती है, आर्मी 50% जॉब्स देता है। उसके बाद परफॉर्म करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, पोडियम चाहिए, गैजेट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सब एक्सपेंसिव होता है, वो सब आर्मी प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद हेल्दी डाइट चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो एक आम आदमी शायद ना कर पाए। जो घरों में रहता है, वो सुबह से शाम नॉर्मल प्राइवेट जॉब करता है, फिर आकर के स्पोर्ट्स करे, फिर वही खाना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं वो सारी प्रोवाइड अपने आर्मी उनको देती है। तो 50% मेरा मानना है कि आर्मी स्पोर्ट्स को संभाले हुए हैं, और 50% में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स बहुत अच्छा पार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब शायद वो टाइम नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही बन गया। उसको भी ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड, मतलब दिख रहा है कि अगर उसमें बच्चे में टैलेंट है तो बहुत सारे सेंटर्स गवर्नमेंट के ऐसे बने हुए हैं जिसमें वो एनरोल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है कि अपनी प्रतिभा आप निकालिए, खूब निकालिए। और वो उन्हीं के बेसिस पे, इवन मैं अगर अपनी बात भी करूं, मैं पिछले 10 साल से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कनेक्टेड हूँ, NCUI सोनीपत में ज्वाइंड हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, शायद मैं तभी परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और एक परफॉर्मेंस के लिए मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे जॉब दी। तो मैं और रिलैक्स हूँ कि मेरी फैमिली उस जॉब के बेस पे अब सर्वाइव कर पा रही है। अगर ये 2 चीज़ें मिल रही है आपको, तो स्पोर्ट्स पर्सन फ्री है, मेंटली फ्री है, वो अपना 100% दे सकता है और देश को मेडल दिला सकता है। वाओ! अभिषेक भाई, एक चीज बताओ मेरे को कि जैसे आर्चरी एक स्पोर्ट्स है ना, और ऐसी बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स है, और ऐसी एक क्रिकेट स्पोर्ट्स है, बट एक जो क्रिकेट को लेके क्रेज है, जो क्रिकेट प्लेयर्स को लेके क्रेज है, वो दूसरे फील्डों में नहीं आ रहा है वैसा, है ना। मतलब अगर हम तोलें दोनों को, तो जो इम्पोर्टेंस दे दी जाती है एक क्रिकेट प्लेयर को, वो इम्पोर्टेंस बाकी स्पोर्ट्स में नहीं मिलती है। ऐसा क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और कमर्शियली एक गेम को जोड़ा गया, उसमें पॉपुलैरिटी आई, और वो मानना वही है कि उसमें पॉपुलैरिटी है तो हर, कह सकते हैं घर में हर कोई इजीली खेल भी सकता है, हर तरीके से, फिजिकली भी और ड्रीम 11 के थ्रू भी। तो अंगेज उनको उस गेम में ज़्यादा किया गया। बाकी दूसरे गेम्स में एक्टिविटी ज़्यादा है, पर अभी तक कमर्शियल वो सब चीज़ें, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट चीज़ें अभी तक इंट्रोड्यूस इतनी उसमें अच्छे लेवल पे हुई नहीं है। शायद इन फ्यूचर कोई गेम पिक कर जाए, क्लिक कर जाए, हो सकता है आर्चरी नेक्स्ट हो सकता है बैडमिंटन नेक्स्ट हो, तो उतनी पॉपुलैरिटी, और वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। शायद क्रिकेट हमारे देश में बहुत अच्छा है, पर दूसरे देश में, अमेरिका में बेसबॉल अच्छा है, राइट। यहाँ पे बेसबॉल अच्छा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस कंट्री ने कौन से गेम को क्लिक कर रखा है। फुटबॉल यहाँ पे नहीं है, अर्जेंटीना में है। तो सेम चीज़ है कि हर कोई का, हर एक का समय आता है, क्रिकेट का समय आया हुआ है फॉर श्योर, अच्छी बात है। दूसरे गेम का भी क्या पता क्लिक कब आ जाए। बस ये बताओ, आर्चरी को कमर्शियल अगर करना हो, जैसे अगर इसको इसका पूरा प्रॉपर कमर्शियलाइजेशन करना हो, क्या क्या चीजें की जा सकती है आर्चरी में जिसको आपको लगता है कि उससे ज्यादा मास अपीलिंग हो जाएगी?
आर्चरी को बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, कमर्शियल कर सकते हैं, क्योंकि फेयर गेम है बहुत। जो आप जो शूट करोगे वो क्लियरली सामने दिखेगा। और आप मैचेस खेल सकते हैं, इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। सबसे मेन चीज़, आप 5 साल के बच्चा के भी मैच करा सकते हैं, 21 साल के बच्चे का भी करा सकते हैं, और आफ्टर मास्टर्स, आफ्टर 60, आफ्टर 70 भी इसमें कैटेगरीज होती हैं, तो उसको आप भी वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्चरी एक मॉडर्नाइज गेम तो है ही है, पुराने गेम्स में भी, ट्रेडिशनल गेम्स में भी है। अगर आप लद्दाख साइड, सिक्किम साइड यहाँ पे जाएंगे तो ट्रेडिशनली आर्चरी होती है, वो एज अ फन के लिए आर्चरी करते हैं। अगर आप लद्दाख में, मैं रिसेंटली में विजिट करके आया, तो हर घर में, जैसे यहाँ पे इंडिया में हर घर में आप कहते हैं ना क्रिकेटर है, हर घर में वहाँ पे आर्चर है। क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, सैटरडे संडे या कोई भी पार्टी वाले ओकेजन में वो एक टारगेट रख देते हैं अपना ट्रेडिशनली, और नॉर्मली अपने एरोज लेकर के वो फन के लिए वो टूर्नामेंट वहाँ पे खेलते हैं, और हर घर में वहाँ पे आर्चरी है। तो वहाँ पे शायद वो भी, वो खेलना, जोड़ना, वही आफ्टर वो करना, मिलना जुलना, काइंड ऑफ यही है, एक मेल जोल। स्पोर्ट्स भी तो यही गेम है, मतलब सब चीज़ें आपस में मेल जोल ही बढ़ाता है कि ठीक है आपने फन कर लिया, एक दूसरे के साथ हो गए, लंच कर लिया, आपने चले गए, तो वो भी हो सकता है। तो एक तो मतलब जो एक मेन चीज जैसे आपने बताई कि बचपन से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, सिर्फ बैट बॉल बच्चों को बचपन से दे दी जाती है। अगर वैसे ही अगर उनको आर्चरी सिखाई जाए बचपन से, ये छोटे छोटे टूर्नामेंट वगैरह स्कूल वगैरह में हुआ करें, तो अगर वहां से लोग अगर बचपन से ही इन्वॉल्व होंगे जैसे स्पोर्ट्स में, तो उसी के बारे में बड़े होके ज्यादा जानेंगे ना। बिल्कुल, कोई भी स्पोर्ट्स में बचपन में मतलब अगर कराया जाए, दिखाया जाए, तो 100% अच्छा होगा। और सबको मिथ है कि आर्चरी बहुत डेंजरस गेम है, वो ये लग मैं जाएगा, कहने वाला था, ये छोटे हो बच्चे ने जाएगा, आंख वो में हो मार जाएगा। दिया दूसरे के। ऐसा नहीं होता, सब कुछ चैनलाइज होते हैं। अब किसी बच्चे ने क्रिकेट के बैट उठा के दूसरे बच्चे को मार दिया तो सर तो तब भी फूटेगा। पॉइंट। तो ठीक है, वो वहाँ पे आप एक गार्जियन की तरह खड़े हैं, आपको सामने टारगेट है, आपको थोड़ा ना पॉइंट आउट करना है। तो डिपेंड करता है आप कैसे उसको लेते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने टारगेट है, आपको शूट करना है, आपको पैटर्न आना चाहिए, आपके साथ गार्जियन है। ये स्विमिंग से तो कम डेंजरस है। भाई करने को कुछ भी है, रोड एक्सीडेंट में सब चीज़ें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसको ड्राइविंग नहीं आती थी, है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आर्चरी ऐसा नहीं कि डेंजरस गेम है, सबको लगता है। और इसको हम एक इंडोर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडोर आर्चरी भी होती है, 18 मीटर पे होती है, तो स्कूल्स अपना इजीली अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आउटडोर इवेंट है, रेंज बनी होती है, वो सामने में टारगेट है, वहाँ पे कोई रेंज में कोई जाता नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन होता है। आफ्टर 3 मिनट हम चलाते हैं, उसके बाद फिर रिट्रीव करने एरो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चलाते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे इवेंट्स होते हैं। राइट। और इज इट एक्सपेंसिव, लाइक गेटिंग अ बो, गेटिंग एन एरो, ये खरीदना, इज इट वेरी एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये सारा की सारा इंपोर्ट किया जाता है। यूएस, इंडिया में अभी नहीं बन रहा। इंडिया में नहीं बनता, इतना इतना एडवांस ये वाले लेवल के नहीं बनते। पर इसमें भी एक लूप है, इंडियन आर्चरी को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडिशनल आर्चरी बहुत फेमस है इंडिया में, तो उसी को चैनलाइज करके, उसी को अपग्रेड करके वुडन के बोज बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं इंडियन बोज। वो नेशनल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल, नेशनल गेम्स लेवल तक सीमित हैं, वो आप खेल सकते हो। और उसकी कॉस्टिंग लेस देन 10,000 होती है पूरी किट की। उसके थ्रू आप किसी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल्स, नेशनल गेम्स, स्टेट गेम्स, जोनल गेम्स, सब में पार्ट ले सकते हो। अगर आप में स्किल्स दिखते हैं कि हाँ ये परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और मैं कर सकता हूँ उसमें और अच्छा, तो आप एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। फिर कंपाउंड आता है और एक रिकर्व आता है, 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। उनकी कॉस्टिंग अराउंड 4 लाख के करीब एक सेट की जाती है। तो वो वही बच्चे करते हैं जिनमें पोटेंशियल दिखती है। वो तो फिर इतने सालों से तुमने कर लिया, तो फिर तो। और जिनके पेरेंट्स या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट या स्टेट प्रोवाइड करवाती है। जब आप अपना पोटेंशियल कुछ प्रूफ कर दो। सिंपल है कि अगर आपने इंडियन 10,000 वाली किट से नेशनल्स में मेडल ले लिया, इट मीन्स आप में पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स निकली हुई हैं कि आप नेशनल लेवल के प्लेयर्स को आप हायर कर लीजिए, मतलब वो कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, उसको आप कराइए, सब चीज़ें कराइए। तो सब चीज़ें हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज अडॉप्ट करिए। फॉर एग्जांपल NTPC इतनी बड़ी कंपनी है, उनने आर्चरी अडॉप्ट कर ली।
अब जितना भी एक्सपेंस है वो एनटीपीसी दे रहा है आर्चरी को, इंडियन आर्चरी को। हाँ। तो जस्ट लाइक यही तो है कि हमें इंडिया के आर्चरी को बढ़ाना है तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पकड़ लिया। ऐसे ही उन बच्चों को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या एसोसिएशन ने उनको पकड़ लिया कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक अ चेन, नीचे से ऊपर तक चेन है, अच्छी चेन मेडल की तरफ ले जाती है। क्या बात है, मेक सेंस। अभी जब आपने ये बता रहे थे तो आपने मेरे को बोला कि 2 टाइप की आर्चरी होती है, कंपाउंड और रिकर्सिव। हाँ जी। अलग क्या-क्या है इन चीज़ों में, मतलब क्या डिफरेंस है? दोनों के गैजेट्स अलग हैं। अगर ये पीछे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये कंपाउंड हम बोज बोलते हैं इसको। ये मॉडर्न बोज है, काइंड ऑफ रैम्बो बोज जिसे हम बोलते थे। रे इसका रैम्बो। रैम्बो मूवी में यूज करा अच्छा, हुआ अच्छा, वो अच्छा, है। अच्छा, ठीक है। तो ये वो वाला बोज होता है। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, डिस्टेंस इसका 50 मीटर होता है और पाउंडेज इसकी 60 पाउंड होती है। ये पाउंडेज 50% मतलब जब खींचूंगा खींचने तो की मेरे पे पावर। जोर 60 किलो का जोर पड़ेगा, तो 60 मतलब 30 किलो का। एग्जैक्टली। हाँ। और रिकर्व एक दूसरे तरीके का बोझ होता है, उसको में मैनुअली फंक्शंस ज़्यादा होते हैं और वो 70 मीटर पे करा जाता है। तो दो चीज़ें जस्ट लाइक पिस्टल और राइफल हो गया, या आप इजी लैंग्वेज में स्कूटर और बाइक हो गया। आपको चलाना क्या है, मिलेगा टू व्हीलर ही। हाँ। आपको चलाना क्या है, मिलेगी आर्चरी। आपको चूज करना है आपको कंफर्ट जोन किस में ज़्यादा है। तो मतलब ऐसे जैसे आपने मुझे बताया कि एक तो एरो जो है वो तो मतलब ये एक बो जो है वो थोड़ी सी बदल जाएगी बिल्कुल, दोनों में, और बिल्कुल, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल। प्रिपरेशन पूरी बदल जाती है क्या उसको लेकर, साइकिल बदल जाती है? टेक्निक ही बदल जाएगी। आपको शूट करने की एक टेक्निक है, इसको ट्रिगर से करते हैं, उसको मैनुअली करते हैं। हम्म। और ये 50% मशीनी है, 50% मैनुअली है, और वो 70% मैनुअली है, 30% मशीनी है। तो आपको प्रैक्टिस, टैक्टिस, मसल्स, स्ट्रेंथ, आपको सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू आपके बो के हिसाब से करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे खेल एवरेज होने का नहीं ना, दुनिया में उस चीज में बेस्ट होने का है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह वाओ यार, एक बात है ना अभिषेक भाई, जैसे अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी, हमसे थोड़ा सा पीछे आके आपकी आर्चरी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या मेरी पहला प्यार आर्चरी था? नहीं, नहीं, आप ये कह सकते हैं कि बाय चांस आर्चरी हो गई मेरे से। मैं एट द एज ऑफ 12, 2002 की बात है ये। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता था, तो वहाँ पे कहते हैं ना, स्कूल्स में कोई जीत के आता है तो प्रिंसिपल्स उसको ऑनर करते हैं, मेडल पहनाते हैं, कैश इंसेंटिव्स देते हैं। वो अपनी जो जेब से 100 रुपये देते थे। हमारे प्रिंसिपल सर थे DK अग्रवाल सर। तो हमारे स्कूल आर्चरी का हब था, मॉडल टाउन नंबर 1 स्कूल था। तो वहाँ से बहुत सारे आर्चर्स निकले थे, दिल्ली के आर्चर्स। तो स्कूल नेशनल जाते थे, परफॉर्म करते थे, मेडल लाते थे, तो उनको ऑनर करते थे। फिर वो होते हैं ना, फेमस स्कूल्स में हो जाते हैं, सारे टीचर्स, फोटो लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, तो हर एक को क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं है, मेरा भी होना चाहिए, मेरे को भी करना है, इसमें पार्ट लेना है। तो मैंने भी अपने PT टीचर के पास गया, जा करके बस ये बोला कि यार मुझे कोई स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना है। तो उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे में क्या देखा क्या नहीं देखा, उन्होंने बोला आर्चरी कर लो। राम कुमार सर होते थे उस टाइम पे। तो आर्चरी में मेरे कई सारे फ्रेंड जुड़े हुए थे, क्लासमेट। तो मेरे को थोड़ा था कि ठीक है, रिलैक्स, मेरे को कम कंफर्ट जोन है, ठीक है आर्चरी कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने घर में जाके बोला आर्चरी करने, बोला कर लो। तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होती थी आर्चरी, वहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट डे स्टार्ट हो गए। न्यूली सर आए थे, लोकेश सर, अपनी ट्रेनिंग करके वो सीनियर ही थे। तो आफ्टर उन्होंने NIS उन्होंने ज्वाइन ही किया था, तो हमारा फर्स्ट डे इंट्रैक्शन हुआ और हमने स्टार्टअप कर दिया। विद इन 1 ईयर आप नेशनल में, एक छोटा सा बच्चा नेशनल में पार्ट ले लेता है, जो एक बड़ी बात हो जाती है। फिर विद इन 2 ईयर वो नेशनल रिकॉर्ड कर देता है। वो एक अलग और बात हो जाती है कि एक जिसको कोई लेना ना देना, हमारे फैमिली से कोई स्पोर्ट्स में नहीं, चीज़ें नहीं, और वो नेशनल चैंपियन बन गया, एक अलग चीज़ होना। फिर स्कूल में भी पूरा सपोर्ट दिया, फेम हुआ। बस तभी इंट्रोड्यूस हुए मॉडर्न बोज। ये उस टाइम पे इंडिया में कंपाउंड आया था, तब इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ये वाला इवेंट कर सकते हैं, करना चाहिए। तो बस तब से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे और थोड़ा सा जब आपने बोला कि भाई जैसे आपने शुरू किया, जीवन सर ने आपका शुरू करवाया, और 2 साल के अंदर आप नेशनल में मेडल ले आए। 1 साल में आपने क्वालिफाई कर लिया, 2 साल में आप मेडल ले आए। तो 2 साल पहले के अभिषेक में और ये 2 साल बाद के अभिषेक में
एक था जिसको स्पोर्ट्स का कुछ नहीं मतलब था, एक जो मेडल लेके आ गया, इन दोनों की लाइफ में क्या बदलाव है? मतलब अगर ये दो इंसान आमने सामने में रख दो एक दूसरे के, तो क्या डिफरेंस है इन दो लोगों में? अब कहने को और फील करने के लिए बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये वाली। एक होता है ना आफ्टर द जॉब, एक बच्चे की डिसिप्लिन लाइफ, कहते हैं कि जॉब के बाद डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। वो क्यों होती है? कि सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, शाम में आता है, सो जाता है, अगेन वो रिपीट करता है, संडे ब्रेक लेता है। इसलिए बोलते हैं डिसिप्लिन, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं और करने के लिए। तो एट द एज ऑफ 12 मेरी लाइफ में मतलब जो होना चाहिए बाद में, वो पहले हो गया, डिसिप्लिन हो गया। भाई बच्चे क्या करते हैं, सुबह पार्क चले गए, यहाँ चले गए, उधर कूद लिए, इधर कूद लिए, उधर घूम लिए, इधर घूम लिए, वो व्यर्थ करते थे कहीं ना। और मेरी लाइफ में 12 साल में डिसिप्लिन लिया है कि मॉर्निंग 7 टू लेकर 12 तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 12:30 टू 6 o'clock आप स्कूल में हो, 7 टू 8 और 9 आप ट्यूशन में हो। तो टाइम का बचा एक खेलने का, कूदने का, चीज़ों का। तो प्रोफेशनलिज्म आ गया। तो कह सकते हैं एक क्या ऊद बिलाऊ टाइप, वो कहते हैं ना, क्या ऊद बिलाऊ? ऊद बिलाऊ टाइप। ये कहाँ से सुना? पहली बार कूदते सुना। रहते हैं, ये घर में बड़ा कॉमनली यूज होता है हमारे, ऊद ऊद बिलाऊ बिलाऊ। मतलब, अरे क्या तो कूदते रहते हैं। तो काइंड ऑफ ऊद बिलाऊ मत बनो आप, मतलब वो बन गए हम, डिसिप्लिन वाले रह गए कि हमारी लाइफ में मतलब जो होना था 10 साल बाद, वो पहले हो गया कि सुबह शाम मतलब वो करना गया, बहुत चैनलाइज है। तो अगर आप एक बच्चा एक चीज को 6 घंटे दिन के दे रहे हैं, तो एक्सीलेंस अपने आप करेगा वो। लेकिन व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम गिविंग अप वहां पर? क्योंकि यार आपके साथ के बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कार्टून देखा है, अगले दिन स्कूल में गए, वो कार्टून की बातें हो रही है, आप तो भाई सुबह से लेके शाम तक तीर ही चला रहे थे। तो लाइक इट डजंट फील लाइक कि गिव अप कर दूं? मतलब आया होगा कई बार? नहीं, इसमें पैशन था, मतलब काइंड ऑफ ना कि नहीं ये गेम करना है, नहीं, क्योंकि ना बहुत डीपली ये गेम जो है ना दिमाग में था फीड, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो बहुत कल्चर में बिलोंग करता है। इसमें बहुत सारी जगह पे रामायण और वो सारी चीज़ें होती आई हैं। तो हर जगह पे वो जो 10 लीला के लिए रामलीला होती है ना, तो उसमें बचपन से पार्ट लेने, मतलब वो करने का, देखने का बड़ा शौक होता था। 10 दिन जाना है आपको, देखना है और आना है। वहाँ तीर उड़ते हैं, तीर कैच करने हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में वो सारी चीज़ें थी, और वही गेम आपका है, सुबह से शाम कर रहे हो। फिर 2 साल बाद आपको अचीवमेंट भी मिल गई। अचीवमेंट के बाद आपको थोड़ा सा फेम भी मिल गया कि स्कूल में पॉपुलर हो गए। फिर फैमिली के अटेंशंस मिल गई। फिर मॉडर्न गेम था तो थोड़ा सा और क्रेज बढ़ा। हाँ कि भाई ये तो हमारे साइड में कोई नहीं करता वाली जो चीज, वो सारी चीजें। फिर आफ्टर 4 ईयर आप इंडिया के लिए टीम में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। मैं 2002 में मैंने ज्वाइन किया, तो 2006 में मैं इंडिया मेन टीम में था, सीनियर टीम में, जिसका मुझे मलेशिया में था, एक मैक्सिको में था और एक म्यांमार था। बैक टू बैक 3 टूर्नामेंट से उन तीनों में पार्ट ले रहा हूँ। तो कह सकते हैं ना, बोर होने से पहले ही एक नया ट्विस्ट आ जाना। तो बच्चे से नेशनल खेलना, नेशनल से नेशनल चैंपियन बनना, ट्विस्ट आते जा रहे हैं। फिर नेशनल चैंपियन से मॉडर्न बोर्स पे स्विच हो जाना, मॉडर्न बोर्स से इंडिया टीम में स्विच हो जाना, फिर उसके बाद मेडल लाना। तो स्विच ना होते गए, बोर होने का टाइम नहीं मिल पाया कि आप बोर होने का टाइम आ गया। उससे पहले ही कुछ ना कुछ आ जाता था। जैसे ये आए तो स्कूल पास आउट हुआ 2007 में, इमीडिएट हंसराज जैसे कॉलेज में, जहाँ सोच भी नहीं सकते थे। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कहाँ सोचता था 98% 96% कहाँ लाने की सोच सकता है? राइट। भाई कितने बच्चे जाएंगे? एक बच्चा जाएगा गवर्नमेंट स्कूल से, 2 बच्चे जाएंगे, पर ये श्योरिटी थी 2 में मैं हूँ। तो मेरे को हंसराज कॉलेज में मैंने एज आ एडमिशन लिया, अपना ग्रेजुएशन करी। फिर हंसराज कॉलेज में एक नया ट्विस्ट, यूनिवर्सिटी लेवल के टूर्नामेंट्स खेलना, फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलना, और बड़ा ट्विस्ट। भाई इंडिया तक क्यों सीमित रहो, मैं तो टॉप पे आ गया और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फिर खेलने गया, वहाँ मेडल लिए। फिर जब वो ट्विस्ट खत्म हुआ, यार पीजी करनी है, अलग वो ट्विस्ट आया। फिर पीजी में आपको फिर जॉब के ऑफर आए, ये वाली, अच्छा रेलवे नहीं जानी, अच्छा ये नहीं जानी, हाँ इनकम टैक्स का ऑफर आया, इनकम टैक्स ज्वाइन करना। तो है ना, ट्विस्ट हर 2 साल में आते गए। There was something more to look forward to, कुछ बिगड़ था, हमेशा गोल बढ़ता गया। एक एक्साइटमेंट बनी रही, बोर नहीं होने दिया। और जैसे आप
गवर्नमेंट स्कूल से हंसराज कॉलेज पहुंच गए हो, ठीक है, मतलब एकदम क्रीम कॉलेज, बच्चे एकदम मतलब हाई फाई, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये मेरी For इमेजिनेशन में sure, एक मतलब। गवर्नमेंट स्कूल का, वो भी बॉयज स्कूल का, अच्छा, और टफ ओ कॉल। तो बहुत टफ था वो, बहुत टफ था। इवन मतलब फर्स्ट शायद कह सकते हैं, जब फर्स्ट डे एडमिशन का वो लाइन होती है, तो वहाँ पे एक दोस्त बना था, सिद्धार्थ। फ्रॉम फर्स्ट डे हम साथ में थे। तो ये होता था सेकंड डे, हाँ भाई आ रहा है कॉलेज, बोल रहा हाँ मैं आ रहा हूँ, ओके मैं भी आ रहा हूँ। जिस दिन वो छुट्टी, मैं भी छुट्टी। मतलब हिम्मत ही ना बने कि कॉलेज में जाएं कैसे। भाई दोस्त नहीं, चीज नहीं, वो अलग ही कल्चर, एक अलग था। वो कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था स्कूल की वजह से। यही यही मैं समझने की कोशिश कर रहा तो हूँ यहाँ वो पे। हेजिटेशन थी, पर वो हेजिटेशन खुली आफ्टर फर्स्ट ईयर, जब आपने इमिडिएटली अपने स्किल्स से परफॉर्म करा। यूनिवर्सिटी लेवल में 5 के 5 गोल्ड मेडल ले लिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो गया, और कॉलेज मतलब वर्ल्ड की, यूनिवर्सिटी, मतलब वर्ल्ड के वर्ल्ड सारे की कॉलेज सारी के बच्चे। यूनिवर्सिटी आएंगी, और इंडिया की तरफ से 4 जने जा रहे हैं, उनमें से मैं जा रहा हूँ, जो हंसराज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें फेमस वॉल पे इमीडिएट आपकी फोटो आ जाना, सबके सब जाना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाना, हाँ भाई मैं सरवाइव कर सकता हूँ। मैं कुछ हूँ यहाँ पे भी, मैं कुछ हूँ, बिकॉज स्कूल के स्कूल बाद का से इट अलग वाज था, वेरी ये डिफरेंट, कि स्कूल में आप ऑलरेडी फेमस थे, हाँ। यहाँ एकदम जीरो हो गई, यार यार अपने तो से बड़े वो लोग आ सारी गए। चीजें, अच्छा वो फिर सब चीजें मैटर करती है कि आपका कॉलेज जाना, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वेयरिंग द क्लोथ्स, या क्लास में अटेंड करना। क्योंकि क्लास टीचर की नज़र में आप, ठीक है आपने एडमिशन ले लिया, उनको नहीं मालूम आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, उन्हें तो दिमाग में है कि 98 वाले बच्चा है। तो जिस स्पीड में वो पढ़ाना उनका, और हमारी ऊपर से जाना मैटर करता है। मैं 55% 12th में आए हैं मेरे, मैं कहाँ से 98 वाली में चीज़ें कर लूँ, वो भी हिंदी मीडियम मेरा। तो ओह, टफ ये भी कॉल, तो है, यस। तो टफ कॉल सर्वाइव करना। अब आप वही है ना कि कहीं एक चीज़ में एक्सेलेंस कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ पिछड़ेगी। भाई अगर मैं आर्चरी में 8 से 10 घंटे दूंगा, तो एजुकेशन में 6 से 8 घंटे कैसे दूं? वो तो बच्चा ही मैं भी। तो जितना हो सकता था पासिंग मार्क्स लाने के लिए, उतना तो कर लेता था। बॉडी मेरी भी थकती थी, रात को आके मैं भी सोता ही था। तो वो मैटर भी करता है। तो कहीं ना कहीं आपका वो दिखा, पर वो भी संभाला। कैसे, मतलब wasn't it very depressing? मतलब मैं तो जितना सोच पा रहा हूँ कि यार देखो, हिंदी मीडियम से आप आए हो, हाँ, ठीक है, मतलब अचानक से रसायन शास्त्र केमिस्ट्री बन गया है यहाँ पे, तो आपको इसमें मैंने लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने Wasn't- जो सब्जेक्ट चूज करे थे वो अच्छे चूज करे थे। इसलिए फिलॉसफी लिया था मैंने, हिस्ट्री लिया था। मैं हिस्ट्री में थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता था, और हिंदी इंग्लिश था, फिर फिजिकल एजुकेशन था, तो थोड़ा ठीक सब्जेक्ट लिए थे मैंने। पर वो ये ना कि फिलॉसफी में भी फिर वही टीचर, वही 98, तो टफ कॉल। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इनिशियली रही, पर उसके बाद भी वो भी अडॉप्ट हो गई। कोई है ना, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, हर चीज़ में अडॉप्ट कर लेता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो स्कूल से मतलब स्कूलिंग लेवल पे हो, या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, या जॉब में हो। अगर आप अच्छे जॉब में, अगर कहते हैं ना ये कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक अच्छे ऊंचे पद पे बैठा दिया, तो वो कैसे क्या सरवाइव करेगा? वो बहुत अच्छा सरवाइव करेगा, क्योंकि उसकी स्किल्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा है। उसको मालूम है, उसको डिसिप्लिन लाइफ है कि उसको कैसे हो सकता है 1 महीना लग जाए उसको सीखने में, पर आपसे ज़्यादा वो, नॉर्मल से ज़्यादा वो अच्छा काम कर सकता है स्पोर्ट्स पर्सन। कैसे, मतलब ये क्या है जो बदल गया है एक स्पोर्ट्स पर्सन? और डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और एक चीज़ के प्रति करने की चाह। मतलब एक गेम के प्रति अगर वो 100% दे रहे हैं ना, वो तो किसी भी काम के प्रति वो 100% दे सकता है। उसकी लाइफ डिसिप्लिन है, वो चैनलाइज्ड है। सिखाया ही यही जाता है स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स में, कि आप अपना 100% एक चीज़ में आप दोगे। अब उस 100% को पाने के लिए आपको जिम करनी है, या सुबह 6 बजे उठना है, या आपको टूर्नामेंट पे जाना है, या आपको स्विमिंग करनी है उस गेम को सीखने के लिए, तो वो सब चीज़ें वो करता है वो अचीवमेंट पाने के लिए। ऐसे ही वो जब जॉब पे जाएगा या कहीं पे भी जाएगा, तो उसको वो सीखने के लिए, वो चैनलाइज करने के लिए वो सब चीज़ें करेगा। वो करेगा, स्मार्टली वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को तो जी कुछ नहीं आता मैं बैठ जाऊं, ऐसा नहीं होता। सबके मिथ हैं ये, वो क्लियर है ये।
अब इसमें एक चीज आ जाती है यार, फेलियर को झेलने की ताकत, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको क्या लगता है कि जिस हार ने कभी बहुत तोड़ा हो, क्योंकि जब आप इतनी जीत की तैयारी कर रहे हो तो हार भी पर्सनल लगती है, सबसे तगड़ा झटका कब लगा था आज तक? सबसे तगड़ा झटका तो जिस चीज के लिए आप लगे रहते हो और वो चीज आपके एंड मोमेंट पे किसी कारणवश ना हो, वही है। फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स से 2010 में इंडिया में होने थे, इतनी हाइप बन चुकी थी उसकी कि होना है। 2006 से हम तैयारी कर रहे थे कि हम यार टॉप पे हैं, हमें करना है, हमें करना है। उस टाइम पे 2006, 7, 8, 9 तक इंडिया टीम में बने हुए हैं, कॉन्टिन्यूस मेडल जीत रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, 100% कैपेबिलिटी है मेडल लेने की कॉमनवेल्थ में, सबको दिख भी रहा है। फिर आते हैं ट्रायल्स, आते हैं ट्रायल्स में वो प्रेशर आता है कि इंडिया में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, घर में हो रहे हैं और वो खेलना है, प्रेशर को ना झेल पाना। और वहाँ पे 3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और चौथे पे आना, वो शायद वो पेनफुल रहता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी और वो नहीं मिली। पर उस झटके को भी पॉजिटिव वे में लो कि यार ठीक है यार, अब और मेहनत की ज़रूरत है, इतने से नहीं होगा, और करना है। ये जो डर आ रहा है ना बार बार, इस डर के ऊपर काबू पाना है। तो वो प्रेशर को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर काम करना है। तो वो है कि, और ये नहीं कि जीत को डाइजेस्ट करना भी डिफिकल्ट है, पर हार को भूलना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिमाग में ना वो नेगेटिव रहता है। अब एक हारा हुआ प्लेयर दोबारा टूर्नामेंट में जाता है ना, उसके दिमाग में वो रहता है कि पहला हार गया तो दूसरा हार गया तो 2 बार हारा हुआ बच्चा भी वो जाता है, वो बोलता है यार 2 हार गया, तीसरा हार गया तो वहाँ से उसको मूव करना कि नहीं मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत लूँगा, मैं जीत गया हूँ, वहाँ पे चेंज करना थोड़ा टफ कॉल हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी हैं सब खेलने चाहिए, ताकि आपको जीत भी मिले, हार भी मिले, आप चीज़ें समझो, सब काम करो, फिर बड़े के लिए प्रिपेयर करो। बात तो सही है। एक इधर पे जैसे कॉमनवेल्थ वाले में आई वुड से कि प्रेशर ये हो गया कि दिल्ली में है, हो रहा है, ठीक है, माँ बाप भी देखने आ सकते हैं, फैमिली पूरी मतलब ऐसे देखेगी ये, तो उधर पे एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने दिमाग में चल गए कि उस वजह से कहीं 19-20 हो गया। एंड इट्स वेरी क्लोज हमेशा स्पोर्ट्स में, तो ये हो गया कि यार एक एक पॉइंट के लिए आप खेल रहे हो तो हर एक छोटे से छोटा फैक्टर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है सबसे मुश्किल जैसे 4 लोगों ने किया, ठीक है, अब इफ यू आर द ओनली वन हु इज लेफ्ट, नहीं हुआ, उसके बाद आपको 3 लोगों के पास जाना है जो खुश है, उनसे हाथ मिलाना है, आंखों में डाल के बधाई देनी है। जो तुम्हारा दिल पूरा ऐसा शटर हो गया कि अरे यार, फॉर श्योर टफ रहता है, काफी टफ रहता है। फिर शायद थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, मेरे 5वें 6ठे को भी देख लेते हैं, थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, इनका भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, सब मिलके कर लेंगे अगली बार। तो जितनी सोच जैसी रखोगे वो वैसा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नेगेटिविटी हमें भी नहीं देनी उनको, 3 प्लेयरों को, भैया वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्म करो, अच्छे से करो, हम अगले वाले टूर्नामेंट में करेंगे, हम अगले वाले टूर्नामेंट में और परफॉर्म करेंगे। और शायद वही है कि वो उसका ड्रॉबैक था कि उस टाइम पे कि वो नहीं हो पाया कॉमनवेल्थ, तो उसके बाद फिर एशियन गेम्स में कर पाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कर पाए, क्या पता कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन होकर के वहीं तक सीमित रह जाते हैं कि यहाँ जीत की सक्सेस मिल जाती, शोहरत मिल जाती, हम बैठ गए, हमें तो कुछ नहीं करना, वहीं से कंफर्ट जोन आ जाता, वहीं से कंफर्ट जोन आकर के वहीं पे खत्म कर देते हैं हम अपना गेम। तो मेरा माने है जो होता है अच्छे के लिए होता है, कर्म करना है, कर्म करते चलो। परफेक्ट, नहीं, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। और ये देख यहाँ पे हो गया कि आपने फेलियर झेला, ठीक है, ये वाला आपने मुझे अपना फेलियर का अनुभव बताया, रिलेटेबल है, क्योंकि हालांकि मैं उस लेवल पे वहां पे कभी नहीं आया, हम आर्चरी में नहीं आए, लेकिन यार फेलियर एक ऐसी चीज होती है ना, फेलियर और सक्सेस, कि इंसान रिलेट कर लेता है कि जब मैं जीता था, जो मैंने महसूस किया, शायद ये इंसान हमसे बहुत अलग है, अलग जिंदगी जी रहा है, बट
फीलिंग तो सेम है ना, जीत की फीलिंग हार की फीलिंग हमें जोड़ती है आपस में। बिल्कुल। देखिए जो जीतता है ना वो बहुत बार हारा भी हुआ होता है, उसे पता होता है कि हारने पे कैसा लगता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट गए और आप सिर्फ जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसे फेलियर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा होता है, तभी वो और मेहनत करता है, तभी वो देखता है नहीं इतने से नहीं होगा और करना है। पॉइंट एग्री। बहुत क्लियर है ये। और हारने वाले दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो वहीं पे साथ छोड़ देते हैं कि यार अब तो हार रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं। एक दूसरे जिद्दी होते हैं कि अब तो हार गया, अगली बार नहीं हारूंगा, और करूंगा। तो जो और करने वाले होते हैं ना जिद्दी, वो बहुत ज्यादा देर तक टिकते हैं प्लेटफॉर्म पे जीतने वाले पे, कि एक जीत से भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को भैया मैंने कर ली, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अब एक बार नहीं 10 बार जीतूंगा। तो अब आपके ऊपर होता है कि आप कैसे हैं, जिद्दी हैं या गिव अप की खत्म। बिल्कुल, और इसको मैं बड़ा अच्छे से समझ पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बड़ी सी, ठीक है, उसमें एक बॉस है और एक जूनियर मोस्ट, मान लो कि भाई साहब एक आदमी है जिसका काम गेट खोलने का है। इन दोनों के बीच एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मुझे लगता है, स्किल विस्किल तो चलो ठीक है, आदमी सीख सकता है, छोड़ सकता है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि तुम कितना प्रेशर झेल सकते हो। जो आदमी, मुझे लगता है, जितना ज्यादा प्रेशर झेल सकता है, जितनी मुश्किल परिस्थितियां झेल सकता है, वो जिंदगी में उतना बड़ा बनता है। बिल्कुल। अब एक जीत तक ठीक है भाई, लक ने और एफर्ट ने साथ दिया, तुम तगड़े इंसान हो, लेकिन उसी विनिंग साइकिल को 10 मैच तक लेके जाना वो टफ रहता है। अब यहाँ पे प्रेशर है ना कि दूसरे मैच में तो आपको पहली जीत का प्रेशर भी झेलना है, चौथे में 3 जीतों का झेलना है, एंड वही हार के साथ है कि भाई हारे हो, उस साइकिल को तोड़ के जीतना है। तो जितना आदमी प्रेशर झेल जाता है वो उतना बड़ा आदमी बन जाता है, आई वुड से। बिल्कुल सही बात है। हमारे में ना बहुत वो चीज देखी गई है, जैसे कि 2 मैचेस होते हैं, एक होता है फाइनल मैच जो गोल्ड और सिल्वर के लिए खेला जाता है, एक होता है ब्रॉन्ज मेडल मैच जो 3rd और 4th प्लेयर ब्रॉन्ज के लिए खेलते हैं। जो टफ मैच होता है ना, एकदम नेक टू नेक, एकदम हार्ड कि बस मेडल कैसे ले लें, वो ब्रॉन्ज वाला होता है। क्योंकि जो गोल्ड वाला होता है ना, वो कंफर्ट जोन में होता है कि यार मेडल तो आ गया, सिल्वर गोल्ड कोई भी आ गया। ब्रॉन्ज मेडल में होता है भैया अब यही मौका है, लक करके खेल लो, नहीं तो ये ब्रॉन्ज जाएगा हाथ से। तो जितने भी मैचेस होते हैं, आप कभी भी कोई भी मैच देखना उठा करके, गोल्ड से ज्यादा स्कोर आपको ब्रॉन्ज में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक बार वो हारा हुआ होता है। राइट। वो सेमीफाइनल हारा हुआ होता है कि भैया अब नहीं हारना, कोई वो स्कोप नहीं है हारने का। तो आपको किसी भी जोन में, किसी भी गेम में, किसी भी चीज में आप वो वाला मैच देखना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब यह नहीं है कि गोल्ड देखना है, ब्रॉन्ज देखने जा रहा हूँ मैं, देखो एक बार। पक्का 100%। ये अगर मान लो कि जैसे मैं मैच देखने बैठा हूँ इस बार, लेट्स से कि भाई आर्चरी का देखने बैठा हूँ, और जैसे हमारे बाबा लोग हैं वो देखने बैठे हैं, आज तक देखा ही नहीं है, तो क्या क्या उनको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जिससे वो समझ सके कि यार कैसे गेम चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए सबसे पहले ना, बहुत आर्चरी के बारे में 2 बोज होते हैं, 2 कैटेगरी होते हैं, वो बता दी। एक कैटेगरी कंपाउंड कैटेगरी ये है, ये भी बता दिया। अब आते हैं टारगेट फेज के बारे में। अगर आप टारगेट फेज देख रहे हो तो ये कंपाउंड का टारगेट फेज है। इसमें जो येलो वाले रिंग है, क्या टारगेट फेज मतलब? अच्छा, जो टारगेट बने हुए ठीक हैं है, हमारा, ओके, हाँ। तो इसमें येलो है, येलो फेज में 2 मतलब इनर में लाइन है, एक अंदर, एक 10 वाली लाइन है, एक एक्स वाली लाइन है। तो जो स्कोर होता है वो मैक्सिमम 10 पॉइंट होता है, चाहे आप क्लोजर टू एक्स मारो या आप 10 में मारो, आपको मैक्सिमम 10 मिलेगा। ठीक है। तो येलो में 10-9 हो गया, ऐसे ही रेड में 8-7 हो गया, और ब्लू में 6-5 हो गया, 5 से बाहर मिस हो गया। तो जनरली सबके सब येलो में मारते हैं, येलो में मतलब 10-9 10-9 10-9 आप स्कोर लेते रहते हैं। बड़े गेम में तो 10-9 ही चलेगा, सारे मतलब वो वही करते हैं। तो एट द एंड कोई भी मैच होता है, इंडिविजुअल मैच अगर बात करें तो हम 15 शॉट हमें चलाने होते हैं। 15 स्कोर का मैक्सिमम स्कोर होता है 150 पॉइंट, जो आप ले सकते हो। जिसने ज्यादा अचीव करा वो जीत गया, बहुत सिंपल होता है। भाई आपने 149 करा शूट, एक 9 मार दिया, मैंने 150 मार दिया, मैंने सारे 10 मार दिए, तो मैं जीत गया। उसमें टीम इवेंट भी आ गया। टीम में भी रहता है, एक टीम में 3 जने होते हैं, हर एक को 2-2 एरो चलाने,
कॉन्सेप्ट वही है, एक राउंड में 6 एरो चलाने, मैक्सिमम 60 पॉइंट ले सकते हो आप। Right. 4 राउंड खेलने, 240 में से जिसने मैक्सिमम लिया वो जीत गया। तीसरी लास्ट कैटेगरी होती है मिक्स टीम इवेंट। भाई इंडिया की तरफ से क्वालिफिकेशन में 3 प्लेयर में मैंने सबसे हाईएस्ट मारा लड़कों में, लड़कियों ने एक लड़की ने हाईएस्ट मारा, तो उन दोनों का पेयर बना दिया, जिसे हम बोलते हैं मिक्स टीम। मिक्स टीम इवेंट में भी एक राउंड में आपको 4 एरो चलाने हैं, मैक्सिमम 4 राउंड चलाने हैं, 160 पॉइंट मैक्सिमम बनते हैं। जिस टीम ने भी 160 पॉइंट करे वो जीत गया। और अगर ड्रॉ हो रहा है, दोनों ने 160 अगर ड्रॉ हुआ तो वो इनर जो सर्कल एक्स वाला है ना, वो काम आता है। अच्छा, जो बीच का पॉइंट है हमारा सेंटर, जो बीच का होता है, उसके बीच में एक प्लस पॉइंट लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं बुलजाई डॉट। जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट उस डॉट के शूट करेगा ड्यूरिंग द ड्रॉ, मतलब आपने 150 मारा, मैंने 150 मारा, उसके बाद एक एक एरो चलाना है, क्लोजेस्ट जिसे मार दिया वो जीत गया। आर्चरी बहुत क्लीन गेम है, इसमें पार्शियलिटी हो ही नहीं सकती। सबसे एक अच्छी चीज इसकी है, कोई पार्शियलिटी नहीं कि उसको खिला लो इसको खिला लो, कुछ नहीं, सब है सामने है कि आपने क्या मारा है। और एरो निकालने के बाद भी होल हो रखे हैं तो भी सामने है कि लिखवा भी नहीं सकते आप, जो है सामने आपको बहुत क्लीन कर रहा है, क्लियर कर रहा है, कोई जुगाड़बाजी नहीं चलेगी, हो ही नहीं सकती। अच्छा इसलिए भी है कि 5 साल से लेकर के 70 साल तक का कोई भी करो, सारे कर सकते हैं। बात ये है कि 70 साल वाले को तब दिखेगा नहीं ना यार। नहीं, पूरा क्लियर दिखता है। उनके टारगेट्स अलग होते हैं, उनको थोड़ा बड़ा टारगेट है तो स्मॉल टारगेट लगा है, उनके लिए बड़ा टारगेट है। बहुत सारे प्लेयर हैं, इवन मेरे फादर इन लॉ है एट द एज ऑफ 67 कर रहे हैं, पैशन है। क्या बात, बहुत सारे देखे गए हैं, जितने सीनियर्स हैं करते हैं। तो एट द एज ऑफ 70 एक यूएस का है, वो कॉम्पीट किया था, 101 है आई गेस, मतलब रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, शूट कर रहे थे 101 की एज में एरो शूट कर रहे हैं। इसके अलावा एक फ्रांस की थी एक लेडी, लॉन्च करके थी, एट द एज ऑफ 51 इंडिया के अगेंस्ट में मैच था, वो खेल रही थी एट द एज ऑफ 51। क्या बात। और उनके अगेंस्ट में जो इंडिया की परफॉर्म करी थी 17 साल की लड़की। अब आप देखो कितना वो था। मैं सीधा मैच अच्छी है, मैंने 17 या 51 कर लिया था इतनी देर में। तो आर्चरी है, ये है, सारे करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एज बैरियर नहीं है तो सबसे बढ़िया चीज है ये। नहीं, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। अब जैसे ये फेलियर वाली हमने बात कर ली, ये एरो आर्चरी हमने समझ ली। अब इसके बाद हम आते हैं भाई अभिषेक जी एक अवार्ड पे, जो कि मतलब आदमी टॉप मोस्ट पहुंच चुका है। अर्जुना अवार्ड मिल रहा है आपको, देश का राष्ट्रपति आपको अवार्ड दे रहा है। बिल्कुल। हाउ वॉज दैट फीलिंग? पहले तो ये होता है कि अर्जुना अवार्ड के लिए इंसान क्वालिफाई कैसे करता है, हाउ यू रीच टू अ लेवल कि आपको अर्जुना अवार्ड मिल रहा है। अगेन ना, इसका बहुत एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैटर्न बनाए हुए हैं, पॉइंट सिस्टम। उन्होंने बहुत क्लियर करा हुआ है कि कुछ मेजर इवेंट्स रखे हुए हैं, उनके पॉइंट्स हैं। ओलंपिक में ले लिए तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, आप एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है आपको इतने मिलेंगे, एशियन चैंपियनशिप में है तो इतने पॉइंट मिलेंगे। एग्जैक्टली पॉइंट्स बना रखे हैं। विद इन 4 ईयर 3 ईयर आप परफॉर्मेंस आप करंट में मानी जाती है, उन सबको आप लगा सकते हो। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल में आप मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, मेरे इतने पॉइंट्स हो रहे हैं, कैलकुलेट हो गया, आपने रिकमेंड कर दिया, मतलब आपने फॉर्म भर दिया। वहाँ पे ज्यूरी बैठी, ज्यूरी ने देखा कि आप कितने पोटेंशियल हैं आप में, आप क्वालिफाई कर रहे नहीं कर रहे, मिनिमम पॉइंट ये हैं, मैक्सिमम ये हैं, और जितनी एप्लीकेशन आई है कौन सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है कि हाँ इसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है, उसको दे दिया जाता है। मतलब वेरी क्लियर तरीके से चलते हैं। उसमें कई सारे गेम्स ऐसे हैं जिनके वो टूर्नामेंट्स नहीं होते, जैसे क्रिकेट था। हाँ, ये मैं पूछने वाला था, क्रिकेट तो उनके इवेंट नहीं थे, एशियन गेम्स नहीं था, ऑल्दो एशियन गेम्स इस साल से चालू हो गया, लास्ट एशियन गेम्स से, और क्रिकेट अब नेक्स्ट 2028 से स्टार्ट हो जाएगा ओलंपिक में। पर टेनिस हो गया, वो वाले इवेंट नहीं थे, तो उनके कई सारे इवेंट्स लिए गए, वो ज्यूरी डिसाइड करती थी और उनको इक्वली पॉइंट्स दिए गए। अच्छा, उनके लिए अलग एक सेगमेंट पॉइंट्स का बना दिया आखिरी में।
पूरी एक जूरी नहीं, एक मेंबर डिसाइड नहीं करता, पूरा जूरी डिसाइड करती है मिल करके और फेयर डिसीजन लेती है। तो उसमें पॉइंट सिस्टम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। अच्छा ये है कि एक साल में कितने अवार्ड मिलते हैं? टोटल 15 देते हैं जो अर्जुन अवार्ड होते हैं, पर वो ओलंपिक ईयर में क्योंकि परफॉर्मर ज़्यादा हो जाते हैं तो 25 तक भी जाते हैं। और ऐसा नहीं कि 15 ही देंगे या 25 ही देंगे, वो एज पर मतलब अप्रोक्सीमेट फिगर इतनी रहती है कि ये मिलते हैं। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगेन एशियन गेम्स 4 साल में एक बार होता है, ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 साल में भी होती है, 4 साल में भी होती है। तो डिपेंड करता है आपने कौन से में परफॉर्म करा है, कितने मेडल लिए हैं, आप अचीव मतलब डिजर्व करते हो नहीं करते। डिजर्व करते हो तो आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स लाइन में बहुत अच्छा अवार्ड माना गया है अर्जुन अवार्ड, इतना आसानी से नहीं मिलता। आर्चरी में अगर मैं बात करूँ, आज तक की हिस्ट्री में थ्रू आउट इंडियन में 20 जनों को मिला है। 1970 से आर्चरी कर रहे हैं इंडिया में, तब से लेके अब तक में। तो आप कह सकते कंपाउंड में जो ये वाला इवेंट था उसमें पहला था मैं जिसको अर्जुन अवार्ड मिला, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, अचीवमेंट्स पाना मुश्किल था। तो मैंने कंपाउंड में पहला था जो अचीवमेंट पाई। 2014 में मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो अर्जुन अवार्ड कह रहे हैं कि अब आपको अर्जुना अवार्ड मिल रहा है। हाँ जी। हाउ वाज दैट फीलिंग? क्या महसूस हुआ बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग? एक वो आपको डेडिकेशन, मतलब एक वो आपने जो डेडिकेशन दिखाई जिस गेम के प्रति, आपने मेडल्स लिए, आपने चीज़ें करी, आपको ऑनर कर रहे हैं, आपको एक लाइफ टाइम एक टैग दे रहे हैं, एक अपने आप में कम बढ़िया है। मेरे तो विजिटिंग कार्ड हो, मेरा नेम प्लेट हो, मतलब एक तरह से मेरे नाम के साथ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे बैच दे दिया। तो एक अपने आप में प्राउड है और हर किसी को नहीं मिल सकता वो बैच। एक स्किल, एक सब चीज़ें पाने के बाद ही आप वो ले सकते हैं, और शायद वो ही बंदा समझ सकता है उसकी वैल्यू, उसके पीछे की उसकी मेहनत। वो बैच के लिए मैंने कितने साल मेहनत करी, कितने टूर्नामेंट्स हारा, कितने टूर्नामेंट जीता, कितना अपनी फैमिली के साथ मैंने कह सकते हैं कि दूर रहा, चाहे खुशी हो, गम हो, चीज़ें हो, मैं अपने गेम में रहा, चीज़ें रही। तो जो चीज़ें हैं वो बैच की वैल्यू बहुत बहुत है हमारे लिए। वो टैग की वैल्यू, वो टैग दिया गया। और अवार्ड्स मिलना एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अर्जुन अवार्ड मिलना बहुत बड़ा लेवल है। और सबको मौका मिले, सबके सब डेडिकेट हुए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अर्जुन अवार्ड में और भी बेनिफिट है, शायद नहीं मालूम। पेंशन बन गई आपकी। क्या बात कर रहे हो? अर्जुन अवार्ड विनर्स को पेंशन दी जाती है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ गेम। तो कुछ है, कुछ अमाउंट है सर्टन, तो आपको वो आफ्टर द एज ऑफ, जब भी आप रिटायर करोगे आपको स्टार्ट हो जाएगी। एक और दी जाती है, भारतीय रेल में फ्री सेवा, मतलब फर्स्ट क्लास एसी में लाइफ टाइम कहीं पे भी ट्रेन में सफर कर सकते हो विद इन इंडिया। और आपके साथ अगर कोई ट्रेवल कर रहा हो तो उसको भी अर्जुन अवार्ड लेना पड़ेगा फिर। अच्छा अर्जुन अवार्ड, मेरे को लगा सिर्फ दोस्त होने से मिल जाता है तो नहीं। मैं आपको भी क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में ऐड ही कर रहा था कि नहीं, वो अभी तो नहीं है लिस्ट में। आगे के आगे देखते हैं कैसे क्या होता है कोऑर्डिनेटर का, पर ये सारी फैसिलिटी दी गई है। और प्लस एक 15 लाख का प्राइस भी रहता है, प्राइस हाँ, मेरे टाइम पे 2014 में 5 लाख का था, जो बढ़ा करके अब 15 लाख कर दिया है, और वो कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं साथ में। तो यही सर्वोच्च होता है आर्चरी में। मेजर ध्यानचंद शायद वो भी एक अवार्ड रहता है। अलग अलग स्किल्स हैं ऐसे, तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी है, और मेजर ध्यानचंद वो अलग अलग स्किल्स में दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ था। तो पहले लिसनर्स के लिए बता दूं, जो बहुत कॉमनली था ध्यानचंद अवार्ड जिसे हम कहते हैं वो, और बहुत बड़ा अवार्ड वो माना जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि फिल्टर लगाने के बाद 15 अवार्ड दे रहे हैं, अब उन सब में भी फिल्टर लगाने के बाद किसी एक को मिलता है वो। तो वो अवार्ड भी सबसे हाईएस्ट है, वो हर एक को नहीं मिलता। जो मेनली जो ओलंपिक मेडलिस्ट हो गए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हो गए, वो उनको दिया जाता है। उसमें शायद वैल्यू इस बार बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है उसकी, और फैसिलिटी सेम रहती है।
वैसे भी मतलब हर एक अवार्ड कितना मुश्किल है और कितने चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। मुझे बता रहे थे 1970 से 2024 तक 20 लोगों को मिला है आर्चरी में, हाँ जी। कंपाउंड आर्चरी के अंदर, नहीं टोटल और आर्चरी। टोटल आर्चरी के अंदर तो 54 साल में 20 लोगों को मिली है जो चीज मतलब इस फील्ड के। मोरलेस तो देखा जाए तो एक गेम में एक को शायद एक साल में मिल जाए, शायद। क्या, तो एक बड़ा फेमस प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य ने सारे पांडव और कौरवों को, उनकी इनिशियल क्लासेस के दिनों की बात है, उनको सब लाइन पे रखा। सामने एक पेड़ था, पेड़ पे एक लकड़ी की चिड़िया थी और चिड़िया की आंख पे तीर लगाना था। तो क्या क्या कारण थे कि सिर्फ अर्जुन को तीर मारने को बोला उन्होंने? नहीं, क्या मारने को तो सबको बोला था, अर्जुन को दिखा सिर्फ वो चिड़िया की आंख। उसमें पूछा तो उन्होंने सबसे कि क्या दिख रहा है, किसी को पेड़ दिखा, किसी को कुछ दिखा, अर्जुन को उसकी चिड़िया की आंख दिखी, टारगेट दिखा। विजन है आज की डेट में भी। अगर एक टूर्नामेंट में बोलूं कि एक टूर्नामेंट ओलंपिक है और मैं 5 जनों एथलीट से पूछूं आपको क्या दिखता है ओलंपिक के बारे में, तो किसी को मेडल दिखेगा, किसी को आफ्टर मेडल फेम दिखेगा, किसी को उसका इंसेंटिव दिखेगा, किसी को अपना जॉब दिखेगी और किसी को हो सकता है शादी दिखे ओलंपिक के बाद। तो आप हर एक के थॉट अलग हैं। अब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे किसका थॉट अच्छा है, सही है? बीइंग आप सेलेक्टर कि हाँ भैया एक को मेडल दिख रहा है, मेडल वाले को ले लो, जस्टिफाई। तो उन्होंने भी वही करा कि 5 को अलग अलग चीजें दिख रही थी। भाई एक को आंख दिख रही है, चीजें दिख रही है, तो ये भैया ये पोटेंशियल है इसमें आर्चरी वाली, इसको आर्चरी में कर दो। तो देखने वाले की सोच के ऊपर है कि उसमें उसको क्या दिखता है। वैलिड। और जैसे इसके साथ आर्चरी वो समथिंग जो बहुत ज्यादा, जब तक अभी गन्स का इस्तेमाल चालू नहीं हुआ तो ऐतिहासिक तौर पर लड़ाइयों के लिए भी बहुत यूज हुई है। क्या अगर क्लोज कॉम्बैट है उसमें आर्चरी यूज हो सकती है, या जरूरी है? कभी जो लोग ये आर्चर थे, क्या क्लोज कॉम्बैट में भी अच्छे हुआ करते थे ये लोग? देखिए पुराने में सारी जगह पहले जो वेपन्स होते थे या जो वो उपकरण होते थे वो सारे यही तीर कमानी होते थे। 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर पे तीर मार करके वो हो जाते थे। और वो करते क्या थे, टिप के ऊपर जहर लगा देते थे और फिर वो शूट करते थे ताकि जहर लगते के साथ ही हिट हो जाए और वो हो जाए। ऐसा नहीं होता कि तीर यहाँ से निकला वहां से निकल गया, ऐसा नहीं होता था। वो जो बंदा मरता था वो जहर से मरता था कि आगे वो सांप का जहर या वो बहुत सुनी चीजें लगाया, एरो लिया, वो मारा, उसके लगा और वो वहीं पे मर गया, क्योंकि सांप काटने से इमीडिएट मरते हैं जहरों से। पर आज के टाइम में जो ये वाले वेपन्स हैं, इनको अगर, क्योंकि इतने स्पीड ले आए हैं, ये एक्यूरेसी ले आए हैं, कार्बन का यूज हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो ये वाले वेपन्स ऐसे हैं कि अगर ये मारा, यहाँ पे मारेंगे पीछे से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, होल कर देगा इमीडिएट। अब वो होल पेट में हुआ तो बच जाओगे, किसी ऑर्गन में हो गया तो नहीं बचोगे। पॉइंट। तो उतने ही खतरनाक अभी भी है। अब आपकी सोच है आपको टारगेट पे मारना है या किसी को चीजों का। अब यूएस में या यूरोप में हंटिंग आर्चरी का बड़ा शौक है। वहाँ पे क्या है कि एक टाइम जोन आता है कि वहाँ पे एनिमल्स हो जाते हैं, आप हंट कर सकते हो। तो वहाँ पे आज भी पिस्टल राइफल के साथ साथ ये वेपन्स लेके जाते हैं। हम बोज एंड एरो लेकर के जाते हैं उन वेपन्स के साथ, और वो हंट करते हैं बो एरो के साथ एनिमल्स का। मूविंग टारगेट है, अब डिस्टेंस नहीं पता है। एग्जैक्टली। तो वो उनके लिए अलग एक्टिविटी है, वो हंटिंग आर्चरी है उनकी। इंडिया में हमारे यहाँ तो चलता नहीं, और तो होना भी नहीं चाहिए। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई था नहीं। पर वहाँ पे वो उनको मारते भी हैं, कट भी करते हैं उनको, फिर मीट को लेकर के भी आते हैं, फिर फ्रोजन पूरा साल वो खाते भी हैं उनको। उनका एक अलग कल्चर है। तो सेम चीज वो चाहे तो किसी में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप। तो पॉइंट वैलिड। स्किल है, बिल्कुल स्किल है। तो जैसे आप वेजिटेरियन हो, तो मैं बस अभी क्लोजिंग की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ लाइक डाइट की क्या क्या चीजें हैं जो डाइट में ख्याल रखनी होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन को? ये स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हेल्दी डाइट लेता है। पहली चीज, ऐसा नहीं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे पसंद वेजिटेरियन चीजें हैं, पर बहुत सारे नॉनवेज भी खाते हैं जिनको डायरेक्ट प्रोटीन मिलता है, तो वो लेते हैं, उनके लिए अच्छा है वो। हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है कि कॉमनली हम सिर्फ चिकन और उस पे हैं, चिकन मटन पे हैं।
बाहर में तो डायरेक्ट रेड मीट खाते हैं, हम्म, बीफ हो गया, पोर्क हो गया, वो डायरेक्ट वो वाले मीट्स पे हैं, क्योंकि उनको और अपनी प्रोटीन लेना है, अपनी स्ट्रेंथ लेनी है, बिल्डअप करनी है, वो सारी चीज़ें, तो वो डायरेक्ट रेड मीट पे आते हैं, उनका कल्चर वो है। बाकी वेजिटेरियन पे डाइट में बहुत इजी हमारी वो प्लेयर की बहुत लेस स्पाइसी बहुत डाइट मेंटेन होती है। उसमें दूध पनीर हमारा, अगर मैं वेजिटेरियन की बात करूँ, मेरी डाइट में दूध पनीर तो मस्ट है पर डे में, कि ये मिनिमम लेना है। इसके साथ में सोया हो गया, मैं बहुत सोया चाप का बहुत लवर हूँ, या सोयाबीन का बहुत लवर हूँ, मैं बहुत यूजुअली सोया खाता हूँ इसमें। इसके साथ साथ सारे फ्रूट्स हो गए, सारे विटामिन आपको मिलते हैं फ्रूट्स में। सीजनल फ्रूट्स हो गए, मतलब कंप्लीटली, मतलब एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए बने हैं वो, तो चाहे एथलीट हो चाहे नॉन एथलीट हो, खाने चाहिए। तो सीजनल के साथ जाओ। अपना इंडिया तो इतना बढ़िया, इतना शानदार अपना वो है, अपना देश है। मैं दूसरे देश के प्लेयर्स के साथ कंपेयर करता हूँ, वो मंगाते हैं, चीज़ें करते हैं, फ्रोजन करते हैं, पता नहीं क्या क्या, कब से क्या क्या पड़ा होता है। हमारा सीजन, हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ मिलता है, इतनी वैरायटी है। राइट, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, आपकी सब्जियां हो गई, आपके हलवे हो गए, इतना सब कुछ है खाने के ऑप्शंस, मतलब कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। आप, मैं चालू करूं रोज बनाना, तो महीने बाद जाकर के उस डिश का नंबर आएगा, इतने ऑप्शन है। पॉइंट। तो गो विद द फर्स्टली सीजनल फूड खाओ, प्योर खाओ, और जो डायरेक्ट जो वो है लाइव वो चीजें हैं, मतलब ज़्यादा कुकर पकाना ये करना, वैसे में ज़्यादा मैं बिलीव वो मैं भी नहीं करता, ना ऑयली ना जंक फूड इसमें, ना पैकिंग वाले उसमें प्रोडक्ट्स में। जो गाय का दूध आ रहा है, जो डेयरी का आ रहा है, और जो लाइव फ्रूट्स आ रहे हैं, या वेजिटेबल्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, सैलेड्स आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा बिलीव है, तो उससे ज़्यादा पेट भरो, गुड फॉर हेल्थ, और फिजिक भी मेंटेन रहती है, सब चीज़ों से आप एक्टिव रहते हैं। सही बात, तो ये बहुत ही बढ़िया अभिषेक भाई, क्या डेप्थ है यार आपकी चीजों की। मतलब इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड अ स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइफ, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी है, ठीक है, एक बड़े गोल्स वाली जिंदगी है, तो ये बड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव मुझे जानने को मिल रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार। और एक आपकी जो आपका ये पूरा प्रतिभा है, इसका एक पार्ट, आपके कैरेक्टर का एक पार्ट आता है कि आप हैं इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। क्या होता है ये? देखिए, अगेन मैं फिर वही बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे रूल्स बनाए हैं। इसमें बनाया हुआ है डीओपीटी रूल्स, जो गाइडलाइंस, डीओपीटी के गाइडलाइंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के, कि एक खिलाड़ी ने अगर ये अचीव करा तो उसको आउट ऑफ प्रमोशन दिया जाएगा। इंटायर करियर में 3 आउट ऑफ 10 प्रमोशन आप ले सकते हो, एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैंने 2016 में एज अ इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन करा अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इंस्पेक्टर? एज अ इंस्पेक्टर। अच्छा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर वर्दी मिलती है क्या, मतलब प्रॉपर स्टार वाली वैसा नहीं, होता है हमारी वो वाला नहीं है। हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉर्मल, पर काम उतना ही है। ठीक है, काम पूरा ही है। तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, विजिलेंस का अलग है, एचआरडी का अलग है, हेडक्वार्टर्स का अलग है, फाइल्स का अलग है, सब चीज़ों का अलग अलग है। तो एज अ मैंने ज्वाइन करा, उसके बाद 2 तरीके हैं प्रमोशन लेने के, या तो इंटरनली आप एग्ज़ाम दो, और एक टाइम पीरियड आता है आपका कि आपको सर्विस 9-10 साल की सर्विस देनी है, और उसके बाद आप आफ्टर एग्ज़ाम आप कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो, कि बैकलॉग है पीछे का। तो मैंने वैसे तो एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली थे इमीडिएट, मैंने एंटर करते ही इंस्पेक्टर के कंफर्मेशन एग्ज़ाम। पर 2018 में एशियन गेम्स आया, उसके मेडल के बिहाफ में आई एम क्वालिफाई फॉर आउट ऑफ 10 प्रमोशन। मैंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने इमीडिएट मुझे 2018 में एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर दे दिया, आईटीओ जिसे हम बोलते हैं। फिर अगेन आया मेरे पास कॉन्सेप्ट, या तो मैं 8-10 साल वेट करूं, गो विद द फ्लो, एग्जाम दूं, या अचीवमेंट ले आऊं। मैं ठीक है, अचीवमेंट ले आते हैं। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आई 2021 की, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, और नाउ आई एम एलिजिबल फॉर माय सेकंड आउट ऑफ 10 प्रमोशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगा,
2021 में अप्लाई करा, 2023 में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर का डेजिग्नेशन IRS रैंक मुझे दे दी। IRS रैंक ये वो रैंक है जो आफ्टर UPSC फर्स्ट पोस्टिंग आपको मिलती है, असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है। तो अब आप इक्वल कर सकते हैं मुझे कि एक UPSC वाला आ रहा है और एक स्पोर्ट्स वाला आ रहा है, तो मेरी दोनों की सेम पोस्ट है हमारी। क्योंकि दोनों के लिए माइंडसेट अगर देखा जाए, गोल अचीव, मतलब आफ्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड में मेडल लेकर के आना, आपको वर्ल्ड में compete करके, तब आप एलिजिबल हो प्रमोशन के। राइट। और इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस, क्योंकि जिसने UPSC की तैयारी की है तो वही बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव, आउट ऑफ सिलेबस चीज है, दुनिया का कुछ भी आ सकता है। उसकी आपने तैयारी की, आपने प्री निकाला, आपने मेंस निकाला, आपने इंटरव्यू निकाला। बिल्कुल। तो आपका एक दिमाग का स्ट्रक्चर है, आप फोकस्ड हो, सेम नॉलेज है, और आप एक बड़े गोल की तैयारी करके वो निकाला है, विच इज सिमिलर टू स्पोर्ट्स में उतना ऊपर पहुंचना। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करना, मेडल लेना, उतना ही आपका टाइम टेकिंग है कि आप डेडिकेशन है गेम के प्रति, प्लस आपने कंट्री को प्राउड कराया, आपने अपने स्टेट को प्राउड कराया, आपने सब चीजें कराई। आफ्टर द सक्सेस आप एलिजिबल हो फॉर द प्रमोशन। और आपने इतना स्ट्रेस झेला। मैं डबल प्रमोशन ले चुका था। आफ्टर इंस्पेक्टर बिकम ITO, फिर मैंने परफॉर्मेंस दिखाई। यूजुअली क्या होता है कि ठीक है, कई होते हैं कि सक्सेस, हाँ मेरे को मिल गई, फिर मैं बैठ गया, ठीक है मेरी जॉब मिल गई। मोस्ट ऑफ द टाइम 50% स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे भी देखे गए कि इजी ले लेते हैं, ठीक है लाइफ सिक्योर हो गई। 2023 में असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, फिर अगेन एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, अगेन एशियन गेम्स में जीता। मेरा नाउ आई एम एलिजिबल अगेन फॉर माय थर्ड आउट ऑफ टर्न, लास्ट मैं एलिजिबल था। अगेन मैंने फाइल लगाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो उसमें अगेन एज अ मेरी फाइल चल रही है एज अ डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मेरी प्रमोशन ड्यू है आएगी। तो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है अगर आपने अचीवमेंट्स अपने स्पोर्ट्स में पाई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल है आपको, आपके एज ग्रुप के हिसाब, मतलब आपके अचीवमेंट के हिसाब से आपको जॉब देने के लिए। तो ये आपके हाथ में है, अब ऑप्शन उन्होंने सारे खोल रखे हैं, करो, बस ये आपको चूज करना है कि इफ बिल्कुल यू आर विलिंग टू डू इट। इंटरेस्टिंग, वाह क्या बात है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं आपकी? देखिए बहुत क्लियर कट है, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो ना, आप हैं तो दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दोनों है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इंडिया टीम में 100% अभी भी हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मर हैं बेसिकली, तो आपको एग्जेम्पशन है, मतलब वहाँ से काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि लोन बेसिस पे आप आ गए, आप इंडिया ये स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। जब आपके अचीवमेंट हो गई कि हाँ भैया अब नहीं हो रहा, अब आपने अपनी आ करके जिस भी पोस्ट पे हो आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो अभी मतलब आपका मेन फोकस रहता है कि वो उनका है कि भाई स्पोर्ट्स पे दो 100% गेम की तरफ है मेरे को। डिपार्टमेंट ने 100% मुझे फ्री छोड़ रखा है, फ्री भी बिहाफ पे कि मैं NCOE स्कीम है, नेशनल एक्सीलेंस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें ही पार्ट हूँ मैं। 12 के 12 महीने हमारा काम आर्चरी करना ही है, नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स खेलना ही है, मेडल्स जीतना ही है, और उसमें तभी आप कंटिन्यू रहोगे जब आप इंडिया को परफॉर्म कर रहे हो। सारे क्रीम प्लेयर जाते हैं उसमें। तो उन्होंने एज अ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे आपका प्लेयर इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है, इनको फ्री छोड़ा जाए। डिपार्टमेंट ने एग्री करा। मेक सेंस, क्योंकि आप अल्टीमेटली काम देश के लिए ही कर रहे हो। हाँ जी, उसी को रिप्रेजेंट, उन्हीं की देश की गरिमा बढ़ा रहे हो, या इस तरफ से या इस तरफ से। तो और ये होना भी चाहिए ये, और बहुत क्लियर भी है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो सबसे पहले आपको किक आउट किया जाता है स्कीम से। क्लियर है, वहाँ पे भी बहुत क्लियर फंडामेंटल है, आपने अचीव करा आप रुक रहे हो, अचीव नहीं किया आप वो हटा दिए गए वहाँ से। अब हटा दिए गए तो ऑन ड्यूटी तो होनी, तो आपको डिपार्टमेंट इमीडिएट रिपोर्ट करना है और ज्वाइन करना है। देन अगेन आपका लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सॉर्टेड। इंटरेस्टिंग।
आखिरी चीज जो मुझे आपसे पूछनी है अभिषेक भाई, मतलब like, मजा आ गया यार, मेरे लिए इतना नया है ना ये सब कुछ सीखना है, जानना, तो मतलब मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है जब भी कुछ नई चीज होती है ना, मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है लाइफ का, अच्छा है ना, जैसे मेरे लिए यही टूर्नामेंट है। ठीक है। तो अब यार ये स्पोर्ट्स भी आप कर रहे हो, जॉब का भी आप एक पार्ट हो, और उसके अलावा फैमिली लाइफ भी, तो बैलेंस कैसे चलता है? हाउ डिफिकल्ट इट इज? टफ होता है। हमने बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन या बीइंग मैं अपने आप को मैं अगर जस्टिफाई करूं तो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स के बिहाफ पे मेरी सारी चीज़ें लाइफ की डिसाइड होती है। जैसे कि मेरा अगर किसी मेजर मैच की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो जैसे 2014 की बात करूँ, मेरी शादी 2016 में हुई, तो 2014-15 में मैं टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी शादी 2016 में हुई अकॉर्डिंग टू, मतलब डिले हुआ। या टफ होता है जब मतलब मेरा बेटा हुआ 2018 में हुआ, मैं टूर्नामेंट में था, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। लाइफ के मोमेंट्स होते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई खुशी आ गई, कोई घर में शादी आ गई, कोई घर में परिवार वाले आ गए पर मैं नहीं हूँ। बहुत कॉमनली होता है अपने बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, पेरेंट्स के बर्थडे पे, वाइफ के बर्थडे पे, या कहीं पे भी घूमने पे, ओकेजन्स पे, मोस्ट ऑफ द टाइम अब्सेंट रहना, क्योंकि आप कहीं और हो बिजी, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री हो, क्योंकि आप देश को खेल रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो। चैलेंजिंग रहता है क्योंकि वो टाइम, वो फीलिंग, वो मैटर करता है। वो मैनेज करने का यही है कि मेरे लिए संडे संडे नहीं है, मेरे लिए जो फ्री डे है वो फैमिली डे है। संडे इज अ फैमिली डे, फ्री डे इज अ फैमिली डे। तो जो भी टाइम बचता है मेरे पे स्पोर्ट्स के अलावा, इमीडिएट मेरा फैमिली डे है। मेरा बहुत कम होता है आना जाना, चीज़ें करना, पर मेजरली जितना मैं कंफर्ट उनको दे सकता हूँ, जितना टाइम उनके साथ बिता सकता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये सबसे बेटर है कि एक बैलेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, बट ये कि एक गोल इतना बड़ा है तो उसकी वजह से काफी छोटी छोटी चीजें तो मिस होती रहती हैं। सैक्रिफाइसेस होते हैं, ठीक है, पर मैं फिर एंजॉय भी उतना ही अच्छे से करता हूँ। आफ्टर एक अच्छा टूर्नामेंट जीतने के बाद ही एक थोड़ा सा ब्रेक विद फैमिली, 100% फैमिली के साथ, और अगेन फिर अपने बैक टू लाइफ। कूल। एंड अभिषेक भाई, अभी बहुत मजा आया आपसे सब जानने में। आई नो अभी अपन ने तो बस सरफेस ही स्क्रैच की है। देयर इज अ लॉट टू फिगर आउट, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आई एम श्योर हम लोग फिर से बैठेंगे कभी और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी अभिषेक भाई बहुत मजा आया आपसे बात करने में, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बावाकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉडकास्ट बहुत का? बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं कह रहा हूँ ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ क्वेश्चनिंग, वो बोलना बहुत मीठा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। ऐसा ना हफ्ते में एक बार कॉल करके तारीफ कर दिया करो, अपना भी मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहना चाहिए। तारीफ लो, जो लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और आपसे भी मैं कह रहा हूँ ना, चुरा के अच्छे अच्छे जनों से लेके जाता हूँ, ये चीज चुरा के लेके जा रहा हूँ मैं, और अप्लाई करूंगा आगे। बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी। और मैं भी, एक डिसिप्लिन है लाइफ में, एक स्पोर्ट्समैन का जो डिसिप्लिन है वही मैं अपने काम की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट कि पैशन है, लेकिन जब आपने बताया कि पैशन से आदमी जाता है, लेकिन ये होता है कि पैशन आपको एक पार्ट से होता है, ये तीर चलाने में पैशन महसूस होता है, लेकिन जब उस जाना है उसको रिट्रैक्ट करके लाना है, वो तो एंजॉयमेंट का पार्ट नहीं होता ना। तो वहां पे डिसिप्लिन आई थिंक वर्क्स द मोस्ट। बिल्कुल। तो आई ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन, और मजा आएगा। फिर से बैठते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। ओके, थैंक यू। अब तो बात, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जहां पे हमने स्पोर्ट्स डिस्कस किया है, स्पोर्ट्स पर्सन को, उनकी साइकी को डिस्कस किया है, और जिसमें बड़ा मजा आया। बहुत अलग था मेरे लिए। मुझे लगता है कि वाह, आपका भी एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा। ये कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या चीज मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या चीजें बेहतर हुई है, बताना कमेंट में, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं बाबा अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक ख्याल रखो अपना बाबा। हैव अ ग्रेट डे और राधे राधे।